वेलकम यू ऑल टू सेल्फ स्टडी। आज हम सॉइल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले जब हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ा था तो हमने क्रॉप्स क्या होती हैं वो पढ़ा था, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े थे, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हम एक क्रॉप की प्रोडक्शन में अपटेक करते हैं, वो सब पढ़ा था। उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो सबसे पहली प्रैक्टिस हमने पढ़ी थी दैट वाज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक ऐसा प्रोसेस है जो सीड की सोइंग से भी पहले हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल दैट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, and if you have any suggestions regarding any of the video, please drop your suggestions in the comment box. So now let's begin with preparation of soils. So as we say that we have to prepare the soil, हमें soil prepare करना है before the sowing of the crops, before the sowing of seeds, हमें जो soil है उसको prepare करना है। तो preparation के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? The first thing is loosening of soil. Soil को lose कर देते हैं। अगर हमारा soil tough है तो हम उसको ऐसे पूरा loosen up करेंगे कि जिससे वो मिट्टी जैसी हो जाए, बड़े बड़े crumbs ना रहे soil के। Like a powder, we have to convert it into form जैसे हमारे पास powders होते हैं इस तरीके से। And why are we doing that? इसके बहुत सारे advantages होते हैं। The first one is कि ये हमें हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स। माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म की ग्रोथ में ये हमें हेल्प करता है। अब लूजनिंग ऑफ सॉइल और माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म के ग्रोथ का क्या रिलेशन हो सकता है? लुक, जब हमने सॉइल को लूजन अप करा तब सॉइल में जो है वो एयर पोर्स बन जाते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा सकती है और माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स जो हैं वो उस एयर को यूटिलाइज करके उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल सकता है। अगर वो अर्थ में ज्यादा अंदर हैं एंड एयर इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट टू दैट लेवल, वहां तक एयर नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा? वो वहां पर और जिंदा नहीं रह सकते। सो लूजनिंग ऑफ सॉइल helps in the growth of microbes and earthworms. The next thing here is that loosening of soil helps in the penetration of roots deep inside soil. अब और क्या कर रहा है loosening? वो roots की, plant की जो roots हैं उसकी deep inside the soil, मतलब soil के बहुत अंदर तक उसके roots की penetration को help करता है। roots जो हैं वो soil में बहुत ज्यादा अंदर तक जा सकते हैं अगर soil soft होगी। अगर soil hard होगी तो जो roots हैं वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे। So that is why loosening of soil helps in the penetration of roots. But इससे हमें क्या advantage क्या है? हमें इसकी penetration हो रही है अगर roots की, so उससे क्या फायदा? जितना नीचे तक roots जाएंगे वो उतना नीचे से nutrients लेके आएंगे, उनका network उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, and that is the benefit of it. Now look, if the root is only able to go up till here, तो क्या होगा? वो सिर्फ इतने ही एरिया से न्यूट्रिएंट ला पाएगा। लेकिन अगर वही रूट्स जो हैं दे आर एबल टू पेनिट्रेट टिल हियर, तो इसका नेटवर्क बढ़ गया, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स गैदर कर सकता है फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट सेज दैट इट अलाउज रूट्स टू ब्रीथ इजीली। वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो नाउ the plants also need to breathe, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। Now if a plant needs oxygen for respiration, तो उसके हर पार्ट को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड भी होना चाहिए। तो जब हम सॉइल को लूजन अप करते हैं तो जैसे हम माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहे थे, इन द सिमिलर मैनर वही ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की रूट्स को भी अवेलेबल हो जाता है। The last thing we are studying about the advantages of preparation of soil is it makes the upper layer soft and fertile. Loosening से क्या होता है? जब हम प्लांट
जो अब सॉइल है उसको जब हम लूजन अप करते हैं तो हम उस सॉइल को ऊपर नीचे मूव करते हैं. सो इन दैट मूवमेंट जो नीचे से फर्टाइल सॉइल है वो ऊपर की लेयर्स पर आ जाती है एंड द plant is able to get nutrients which were earlier hidden from it. रूट्स कितना भी डीप चले जाएं, अगर छोटे प्लांट्स होते हैं तो उनका एक लेवल होता है. अब अगर यहाँ पर भी हमारे पास सॉइल प्रेजेंट है बट रूट्स यहाँ तक नहीं आ रहे तो यहाँ के जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी क्योंकि उससे तो कोई सी प्लांट ने न्यूट्रिएंट लिया ही नहीं. अगर हम यहाँ से यहाँ तक जितना भी सॉइल प्रेजेंट होगा उस सबको टर्न कर दें तो ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर आ जाएगा इन द टॉप लेयर्स एंड मोर न्यूट्रिएंट विल बी अवेलेबल टू द plant. So in preparation of soil, what we need to do is we are loosening the soil. And how are we loosening the soil? हमने ये पढ़ लिया कि हमें प्रिपरेशन के लिए सॉइल को लूजन अप करना है. सेकेंडली हमने उसके एडवांटेजेस भी पढ़ लिए, लेकिन कैसे करेंगे? सो द प्रोसेस जिससे हम सॉइल को लूजन अप करते हैं दैट इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग. उसको टिलिंग या प्लोइंग हम बोल सकते हैं. ये क्या है? ये प्रोसेस है जिससे हमें क्या करना है? सॉइल को लूजन अप करना है. सो इफ एनी टाइम अ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द प्रोसेस, देन द प्रोसेस इज टिलिंग एंड प्लोइंग. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज बाय टिलिंग एंड प्लोइंग. टिलिंग एंड प्लोइंग से हमें करना क्या है? हमें सॉइल को लूजन करना है. The next thing which we are going to study is about the first point. Look here, we have said that loosening of soil helps in the growth of microbes and earthworms. अब microbes and earthworms, हमें इनकी क्या फिक्र? क्यों ये वहां पर होने चाहिए? क्यों हमें इनके ग्रोथ से फर्क पड़ता है? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, a farmer is really affected by their growth. And how? We'll see it here. Do you all know that farmers are the friends of earthworms, or we can say it otherwise that earthworms are friends of farmers? Both the way this saying is true. Farmers friends क्यों हो गए? क्योंकि जब वो अपनी सॉइल को लूजन अप करेंगे तो वो earthworm को हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन earthworm friends कैसे हैं फिर? देखो, हमने जब पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है दैट इज डन बिफोर द सोइंग ऑफ द सीड्स, राइट? नाउ जब ये हमने सो कर दी सीड्स, ऑलरेडी हमने जो अपनी सीड्स हैं उनको हमने फील्ड में डाल दिया है एंड द सीड्स हैव जर्मिनेटेड, हमारे छोटे छोटे प्लांट्स आ गए हैं. उसके बाद भी क्या हमें सॉइल को लूजन अप करने की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी. Why? क्योंकि जब तक सॉइल लूजन अप नहीं होगा तो उसमें फिर से वापस से अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा. रूट्स को तो रेगुलर ऑक्सीजन चाहिए ना. अब एक बार आपने लूजन कर दिया था सॉइल तो थोड़ी ना बिल्कुल लास्ट तक वो ऐसा ही रहेगा. रोज आप उसमें पानी दोगे तो वो धीरे धीरे, जब वो पानी डालने के बाद वापस से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे जो सॉइल है वो हार्ड होता जाता है. तो जब अब हमने एक बार तो टिलिंग शुरू में कर दी थी बिकॉज देयर वर नो प्लांट्स इन द फील्ड, बट व्हेन आवर क्रॉप इज ग्रोइंग तो उसके बाद हम टिलिंग कैसे करेंगे? इफ वी आर गोइंग टू डू दैट तो हमारी तो सारे प्लांट्स जो हैं वो टूट जाएंगे. सो एट दैट टाइम earthworms help us in the loosening of soil. earthworm उस soil में grow करते हैं और ये earthworm यहाँ पे नीचे जाएगा और ऊपर आएंगे. So ऐसे slowly they will help us in loosening of the soil. Now this is how a earthworm helps a farmer, and that's why they are known as farmer's friend. They also add humus to the soil. Now how earthworm is adding humus to the soil? Earthworm feeds on the soil. Earthworm क्या करता है? soil को खाता है, ठीक है? And then it releases its excreta in the soil. वो अपने excreta को भी इसी soil में release कर देता है. तो जो excreta होता है earthworm का, that is the humus which is added to the soil. The next thing are the microbes.
चलो ठीक है, हमने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ लिया. इन दिस वे दे वर हेल्पिंग इन द लूजनिंग ऑफ द सॉइल. नाउ माइक्रोब्स तो इतने छोटे होते हैं कि अगर वो मूव भी करें तो उनके मूवमेंट से सॉइल लूजन अप नहीं हो सकता. तो फिर इनकी क्या रिक्वायरमेंट है हमें? दैट वी से दैट बाय लूजनिंग द सॉइल इट इज एन एडवांटेज कि माइक्रोब ज्यादा ग्रो होंगे. माइक्रोब्स तो दे आर द जर्म्स. सो माइक्रोब्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, गुड वन एंड बैड वन. जब आप अपने इसी साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, यू विल गेट द हेडिंग एज माइक्रोब्स एज फो, फ्रेंड एंड फो, राइट? सो माइक्रोब्स दो टाइप के होते हैं, द गुड माइक्रोब्स एंड द बैड माइक्रोब्स. सो जिन माइक्रोब्स को हम यहाँ पर ग्रो करने की बात कर रहे हैं, दे आर द गुड वंस. व्हाई आर वी सेइंग दैट? These microbes helps in the fixation of nitrogen. ये microbes जो हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज है? देखो, जो हमारे सॉइल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपटेक करते हैं और देन दे कन्वर्ट इट इनटू फूड. नाउ द सॉइल जनरली, the soil is deficient in a nutrient nitrogen. नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट जो है इसमें जो हमारा सॉइल होता है वो डेफिशिएंट होता है, मतलब उसकी कमी होती है. लेकिन हमारी एयर में ना बहुत सारे अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. एयर जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली 72% जो है वो नाइट्रोजन है. लेकिन जैसे ऑक्सीजन को प्लांट या हम लोग एयर में से ले सकते हैं, या फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऐसे नाइट्रोजन को नहीं ले सकता. नाइट्रोजन को जो प्लांट है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ही लेगा. अब ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? जो माइक्रोब होते हैं वो इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके सॉइल में ऐड कर देते हैं. जिस इस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में प्लांट्स जो है इसको अपटेक कर सकते हैं, लेकिन एज नाइट्रोजन फ्रॉम एयर नहीं ले सकते थे. सो नाउ दिस इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रोब. माइक्रोब्स का बेनिफिट क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है. एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इनटू द अर्थ और सॉइल, वी कैन से. So this is the benefit of microbes, or the growth of microbes in that soil, जिसके लिए हम loosening करनी हमें जरूरी है. The next thing which we are going to study over here is leveling of soil. तो हमने एक step पढ़ा in the preparation of soil, that was loosening of soil. The second step is leveling of the soil. लेवलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को एक स्ट्रेट फॉर्म में रखना. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू लेवल द सॉइल? तो लेवलिंग का मतलब क्या है? वी आर मेकिंग द ग्राउंड रेगुलर बाय ब्रेकिंग डाउन सॉइल क्रम्स. ओके, नाउ इफ योर फील्ड इज लाइक दिस, so this is not a good field that where you can sow your crops, and if it is in this form, so you can manage it properly. अगर ऐसे फॉर्म में होगी तो आप इसको मैनेज नहीं कर सकते अच्छे से. स्ट्रेटन अप होगी तो जो फरोज आप बनाते हो आपको फरोज बनाने में आसानी हो जाएगी, है ना? सो दैट इज व्हाई फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लेवल द soil, that is we have to make the ground regular, straight. And how leveling of soil is done? It is done by leveler. The tool which is used for leveling of soil is known as leveler. There are some other tools also which help us in preparation of soil. Now we will be studying about those tools. They are also known as agricultural implements.
And what are they? They are plow, hoe and cultivator. So what is plow? What is a plow actually? So plow is a tool. एक टूल होता है जो कि प्लोइंग और टिलिंग के लिए यूज होता है. ओके इसको आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो हल भी बोलते हैं. इफ यू पीपल कैन सी इट हियर, दिस वन इज अ प्लो. अगर आप ध्यान से देखोगे देयर इज अ हैंडल जिसको फार्मर ने पकड़ा हुआ है. देयर इज अ वुडन लॉग ओवर हियर and a wooden log would be placed over these two bulls. So this is known as a plow. ये यूज किस लिए होता है? This is used for tilling and plowing of the fields. इसका जो स्ट्रक्चर है, this wood log is known as shaft. और एक यहाँ पर इस जगह पर एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है which is known as plowshare. ये जो है इसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्लो शेयर. ये आयरन की बनी होता है जो प्लो शेयर है एंड द शाफ्ट इज मेड अप ऑफ वुड. इट इज हेल्प्ड इन द टिलिंग. इट हेल्प्स अस इन द टिलिंग एंड प्लोइंग ऑफ द fields. The next thing is the cultivator. This is a cultivator. Look, ये जो है the thing which we studied right now, that is a plow. तो प्लो और कल्टीवेटर दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं. डिफरेंस क्या है? जो प्लो है that is being carried by bulls, है ना. यहाँ पर लेबर इन्वॉल्व है और यहाँ पे मैकेनिक्स. इसको हम किस चीज से इसको किस चीज से पुल कर रहे हैं? दैट इज अ ट्रैक्टर. ट्रैक्टर से हम इसको पुल करेंगे. ये मैकेनिकल चीज है एंड दिस इज अ लेबरस. इसमें लेबर इंटेंसिव चीज है ये. नाउ लुक, फर्स्ट वी स्टडीड वाज प्लो, द सेकंड वन इज अ hoe and the third one is a cultivator. तो अभी जो हमने पिक्चर्स देखी थी उसमें हमने ऑलरेडी प्लो और कल्टीवेटर को ऑलरेडी हम देख चुके हैं. एंड द थर्ड वन व्हिच वाज देयर, इट वाज अ hoe. So now let's see once again. This is a hoe, this is a plow and the last one is a cultivator. All these are the tools or the agricultural implements that are used in the plowing of our fields. Now the last thing which we have to understand is why, if we were already using these plows, तो हमें cultivator use करने की क्या जरूरत थी? Look, जब भी हमारे पास कोई भी एक चीज मशीन्स के फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है तो हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि हम उस मशीन के थ्रू ही काम करें, है ना. इसका रीजन क्या होता है? अब अगर इन बुल्स के थ्रू इफ वी आर पुलिंग द प्लो थ्रू दीज बुल्स, व्हाट विल हैपन? बुल्स आर एनिमल्स, उसमें मस्कुलर लेबर इन्वॉल्व है. जब वो थक जाएंगे तो उन्हें रेस्ट भी चाहिए और वो बहुत धीरे धीरे काम करेंगे. लेकिन जो मशीन्स हैं दे विल नॉट गेट टायर्ड. मशीन कभी नहीं थकती. तो मशीन जो है वो काम करती रहेगी. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ही प्लोशेयर का ब्लेड है ना. और यहाँ पे कितने सारे ब्लेड्स एक साथ अटैच्ड है. तो ये एक साथ ज्यादा काम भी कर सकती है. सो एंड इट इज इवन नॉट लेबर इंटेंसिव. ये जो है ये लेबर इंटेंसिव है. Not only the bulls, even this human, if he gets tired of working, he will stop his work.
बट द पर्सन सिटिंग इनसाइड दिस ट्रैक्टर, वो अपना काम जल्दी से रोकेगा क्या? नहीं, जितने टाइम में ये काम करेगा ये उतने ही टाइम में उससे ज्यादा काम कर जाएगा. So the difference is that whenever we are using a machine, जब भी हम machines use कर रहे हैं, first of all it is time, it's not time consuming. ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ये जल्दी काम करता है. इट इज नॉट लेबर इंटेंसिव, ये लेबर इंटेंसिव भी नहीं है. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मशीन ओवर मैनुअल लेबर्स. दिस वाज ऑल अबाउट preparation of soil. With this we complete this video, and in the next video we will be studying about sowing of the seeds. Thank you all, and in the last I would like to request you all to please like, share and subscribe the channel.